छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले बड़ी बहस की अहम खबर आपको बता देती हूं। कल आदिवासी नेता विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे और वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में अरुण साव और विजय शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया है और दोनों दिग्गज भी मंत्री पद की शपथ और इसके साथ ही आपको बता दें मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। मंत्रिमंडल के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त नजर आ रही है। दरअसल मंत्रिमंडल में संभाववार नेतृत्व देने के साथ ही अब जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की चुनौती होगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है और ऐसे में अब बाकी वरिष्ठ नेताओं में से 12 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसमें सरगुजा संभाग में रामविचार नेताम रेणुका सिंह गोमती साय के नाम भी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी तरह बस्तर संभाग के केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी की दावेदारी है। वहीं बिलासपुर संभाग से अरुण साव, ओपी चौधरी, अमर अग्रवाल, पन्नूलाल मोहले और धर्मजीत सिंह और धर्मलाल कौशिक का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। वहीं रायपुर संभाग से अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल और राजेश मूनत प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं और इसी तरह से दुर्ग संभाग से दयाल दास बघेल और विजय शर्मा की दावेदारी मजबूत है। सियासी बात ये है कि फिलहाल अभी जो चेहरे नजर आ रहे हैं इनमें से विष्णुदेव साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 5 आदिवासी मंत्री होने की संभावना है और साथ ही ओबीसी और सामान्य वर्ग से 3 और एक अनुसूचित जाति वर्ग से एक मंत्री हो सकते हैं। इसके साथ ही पहली बार विधायक बने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। उधर मंत्रिमंडल में विस्तार में जातिगत समीकरण को साधने की भी कोशिश होगी। वहीं 5 साल तक कांग्रेस भी सत्ता में रह चुकी है और अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आपको बयान सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता की चिंता पार्टी करती है और सबका संगठन के काम में, समाज सेवा में सबका बराबर उपयोग हम करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता की चिंता पार्टी करती है और सबका संगठन के काम में, समाज सेवा में सबका बराबर उपयोग हम करने वाले। भारतीय जनता पार्टी में एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ होने जा रही है। अनेक पूर्व मंत्री चुनाव जीत के आए हुए हैं और मंत्रिमंडल में उनको ड्रॉप करने की तैयारी की जा रही है। कुछ नए नवेलों को भी विभिन्न समीकरणों के तहत मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे में बगावत होना स्वाभाविक है। जो 8-8 बार के, 7-7 बार के, 6-6 बार के विधायकों को ड्रॉप करके नए नवेलों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, तो बगावत होना या उनके अंदर में असंतोष फूटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी नए मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है और उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अरुण साव को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया है और साथ ही विजय शर्मा को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी लागू किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है। और बड़ी बहस में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि ग्वालनी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अशोक बजाज जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले तो मैं रवि ग्वालनी जी आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी के इस कदम को किस तरह से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम की टीम कैसी होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और इनके माध्यम से मैं नए मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा और हम उम्मीद करेंगे कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है उसके वो काम करेंगे, खरा उतरेंगे। देखिए, जिस तरह से अभी आपने बात कही कि छत्तीसगढ़ में भी 2 डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह दिखना शुरू हो चुका है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में दो दो डिप्टी सीएम होना अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या बात आ गई कि दो दो डिप्टी सीएम। बहुत बड़ा राज्य तो नहीं है, 90 विधानसभा सीटें हैं। कई सारे बीजेपी के और भी राज्य हैं जहां पे 70 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, 250 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, वहां भी दो दो डिप्टी सीएम नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में ये बात क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। दूसरी बात जो सामने आ रही है, जैसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सीनियर जूनियर नए लोगों में एक आपसी तालमेल में झगड़ा चालू हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि सारी कमान नए लोगों को दी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में कई सारे वरिष्ठ लोग जीत करके आए हैं जो दो दो तीन तीन बार मंत्री रहे हैं। उनकी अपनी बातें आ रही है कि वो कह रहे हैं अगर हमें नहीं बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरह की उनकी बयानबाजियां हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं यही कहूंगा सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हमें यह उम्मीद है कि जो भी इनके मंत्रिमंडल में बैठेंगे, जैसे भी लोग आएंगे, हम उम्मीद करेंगे कि भैया 3100 रुपए में आपने धान खरीदी की बात कही थी, आपने 21 क्विंटल में धान खरीदी कहा था कि हम खरीदेंगे। धान खरीदी चालू हो चुकी है, लेकिन अभी तक के 21 क्विंटल की खरीदी नहीं हो रही है। अभी तक के एक मुश्त उनके अकाउंट में 3100 रुपए नहीं आ रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द कमान संभालिए और जो वादे आपने किए थे, जो जनता को आपने जिसको कह करके कहा कि हमें समय दीजिए और जिस पर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, उन वादों को अमल करना शुरू करिए, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है, किसान इंतजार कर रहे हैं, गरीब इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे, कब महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आप चीजें देना शुरू करेंगे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आप इसको अमल करिए। बहरहाल आपके नए मुख्यमंत्री को बधाई। जी रवि जी, आपने कई सवाल खड़े किए तो जान लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी, क्या जरूरत पड़ गई थी छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाने की? ये केंद्रीय नेतृत्व सब तय करता है कि कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री होंगे और कौन कौन से मंत्री किस किस विभाग संभालेंगे। ये सब केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठकर सब तय करेंगे। और जहां तक हमारी घोषणाओं का सवाल है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को तो कतई चिंता करने की नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो 5 साल वादा खिलाफी की, अपने वादे पूरे नहीं किए और हमारी सरकार अभी गठित नहीं हुई है। अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया है, विधिवत कल उनका शपथ है, प्रश्न अभी से खड़ा होना शुरू हो गया। ये दुर्भाग्यजनक बात है। देखिए, महतारी वंदन योजना, चाहे बोनस की बात हो, चाहे 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, चाहे 3100 रुपया एक मुश्त किसानों के खाते में प्रति क्विंटल देने की बात हो, आप देखते जाइए, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने जैसा चाहा है वैसी सरकार आई है और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही काम होगा। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए काम होने वाला है। आप देखिए, खुशहाली का दौर फिर से छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। जी रवि जी, सुशील आनंद का बयान आया कि विष्णुदेव साय के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, तो किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? किस तरह की चुनौती की वो बात करें? विष्णुदेव साय के लिए क्या चुनौती होने वाली है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक बजाज जी कह रहे थे कि अभी से प्रश्न शुरू हो गए हैं। मैंने उनको सबसे पहले बधाई दी उनकी सरकार गठन होने की, पर उन्होंने शायद हमारी बधाई स्वीकार नहीं की या शायद वो सुन नहीं पाए। लेकिन एक प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम उनको समय समय पर उनके वादे याद दिलाएंगे। हम नए मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, तो हम उम्मीद आपसे ही करेंगे और विपक्ष होने के नाते हमारा काम है सवाल करना। आज 25 लाख से ज्यादा किसान हमारे प्रदेश में हैं। अगर एक परिवार में 4 लोगों की बात की जाए तो 1 करोड़ की जनसंख्या होती है। अगर 1 करोड़ की जनसंख्या के लिए हम पूछेंगे कि 3100 रुपए कब आएगा, तो मैं नहीं समझता
कि मेरा प्रश्न गलत है। हम एक तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि धान खरीदी शुरू हो चुकी है। 1 नवंबर से धान खरीदी हो रही है, धान उठता जा रहा है, लेकिन किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में एक मुश्त पैसा कब आएगा, क्योंकि एक मुश्त पैसा देने की बात हमने तो कही नहीं। हमने तो कहा था हम 4 किश्तों में देंगे। शायद जनता को वो चीज समझ में नहीं आई। इनके एक मुश्त पर भरोसा हुआ। अगर इनके एक मुश्त पर जनता ने भरोसा किया है, किसान भाई बहनों ने भरोसा किया है, तो प्रश्न तो हम पूछेंगे, हम उनकी बात तो आपके सामने रखेंगे। और आप अब पक्ष में आ गए हैं तो आपको हमारी बात सुननी भी पड़ेगी, उन बातों पर अमल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता है, ये सब देख रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि कौन सी चुनौतियां आएंगी, देखिए चुनौतियां तो शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती अभी इनके लिए यही है कि मंत्रिमंडल में कैसे ये कॉम्बिनेशन बैठाए, कैसे सीनियरों को दे, कैसे आदिवासियों को दे, कैसे अनुसूचित जाति जनजाति को दे, जनरल वर्ग को दे। अभी तो सबसे बड़ा इनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह यही है कि ये सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, कैसे अपने वरिष्ठ लोगों को मनाएंगे। तो इनकी जद्दोजहद तो अभी इंटरनली ही शुरू हो गई है, अभी बाहर की चीजें आनी तो बची हुई है। जी अशोक जी, क्या कहेंगे? रवि जी ने कई इल्जाम लगाए हैं बीजेपी पर। नहीं, इल्जाम रवि जी अपनी समझ के हिसाब से जितना जानते हैं और जितना उनको जानकारी है उस हिसाब से बोल रहे हैं। सरकार गठन होने दीजिए, सारे वादे आप देखिएगा कैसे जल्दी से पूरे होते हैं, स्फूर्ति से पूरे होंगे। ये पूर्ति वादा पूरा करने के वाले की नियत के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस ने वादा किया था, गंगा जल की कसम खाई थी या क्या खाया था, ऐसा लोग पूरी तरह बोलते हैं। लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे आधे अधूरे सब पूरे किए। हवाई बातें होती रही पूरे 5 साल। लोग जो है इतने परेशान थे। रिजल्ट बता रहा है, जब हम बोलते थे कांग्रेस के लोग विश्वास नहीं करते थे। मैंने भी कई बार कहा, आपके चैनल में कहा, चैनल के बाहर भी इन प्रवक्ताओं से कहा, मित्रों से कहा, भाई जब संभलो, ये ऐसे में नहीं चलेगी सरकार, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। हम तो 3-3 बार सरकार बनाए हैं और ये 4थी बार सरकार बनाने जा रहा है। इस बार कोई नाराजगी सामने आई या कोई भ्रम जाल कांग्रेस ने फैलाया जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन अब लोगों को ये लगा कि वास्तव में उन्होंने कोई चूक की थी, उस चूक को उन्होंने सुधारा और इस बार स्पष्ट बहुमत से, पहले जितना हमको बहुमत मिलता था उससे ज्यादा बहुमत से लोगों ने प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति उड़ेला है। और देखिएगा कि आपको सारी योजनाएं दिसंबर में शुरू हो जाएगी। हम योजनाओं पर अमल करना शुरू कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी केवल शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। रही बात विवादों की या मतभिन्नता की, ये बात कहीं ना कहीं ये इनकी कांग्रेस द्वारा उड़ाई जा रही खबर है। भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है, समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कोई वाद विवाद जैसी स्थिति नहीं है, सामंजस्य से सब काम चलता है। जिसको जो जवाबदारी दी जाती है उस जवाबदारी को पूरा करने के लिए कमर कसते हैं। लेकिन अशोक जी, सियासी गलियारों में ये भी बातें हो रही हैं कि सीएम का एक फेस घोषित कर दिया गया है, लेकिन जो कमान है वो किसी और के हाथ में होगी। तो कितना अब ये अटकलें जो लगाई जा रही है, कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए, ये तो अटकलें लगाने वाले अपने अपने मन गढ़ंत से कुछ भी लगाते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी परिपक्व नेता, विधायक रहे हैं, सरपंच रहे हैं, जनपद पंचायत में रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, परिपक्व नेता हैं और प्रशासनिक अनुभव है उनको, लंबा राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको काम करने का काफी लंबा अनुभव है, संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है। तो सब कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, सारी विधियों को जानते हैं और कहीं कोई उनको रिमोट कंट्रोल से चलाएगा ऐसा अगर कोई सोच रहे होंगे, गलत बात है। वो स्वविवेक से निर्णय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ बैठेगा और सारी बातें सामूहिक रूप से तय होगी। सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनता के हित में जो सही होगा वही निर्णय होगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए
एक नया सवेरा कल से आ रहा है। और वास्तव में जैसा कि हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के लोग 3 दिवाली मनाएंगे, तो एक दिवाली पिछले 12 तारीख को मनाए, एक दिवाली अभी 13 तारीख को है, और फिर तीसरी दिवाली 22 जनवरी को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाने वाली है, जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा। तो भी एक पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल रहेगा, घर घर जोत जलाए जाएंगे, गांव गांव में ढोल मंजीरे से इसका स्वागत होगा, घर घर में उत्सव होगा, मंगल होगा, त्योहार होगा। तो छत्तीसगढ़ तो ये भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ तो और जश्न से लोग सराबोर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ देखिएगा 22 जनवरी को बहुत जश्न में डूबा रहेगा। दिवाली और दिवाली से भी ज्यादा बड़ी दिवाली एक प्रकार से यहाँ मनाई जाएगी। रवि जी क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी रही होगी जिसके कारण हमें हार मिली है। हम इस हार की हमें उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी हार को स्वीकार कर रहा हूं और इनकी जीत के लिए मैंने इनको बधाई भी दी। लेकिन अब बात ये नहीं है कि आप हमारी कमियां बताएंगे कि ये हमारी घोषणाएं कम रह गई, हमारी चीजों में कुछ कमी रह गई शायद इसीलिए तो हम हारे। अब ये बात नहीं होनी चाहिए। अब बात ये होनी चाहिए आप क्या करेंगे। अब बात ये होनी चाहिए कि आपके नए मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, आपका नया मंत्रिमंडल क्या करने वाला है। ये अपनी बात अभी भी नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी कांग्रेस में ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ बता रहे हैं। अरे अब तो आपकी सरकार आ चुकी है, जनता अब आपको देख रही है कि आप क्या करेंगे। भगवान राम के ननिहाल की आप बात कर रहे हैं, तो हम उम्मीद भी करेंगे कि जैसे जब भूमि पूजन हो रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ को उस तरह से न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन शायद इस बार न्योता मिले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो। और दूसरी बात, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता है, इसका पूरा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सारी चीजें अमल हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को साइड करें, और जो भूपेश बघेल जी ने राम वन गमन पथ जिसका उन्होंने निर्माण कराया, जहां जहां से भगवान राम के पद चिन्ह गए थे, उन सारी जगहों का जीर्णोद्धार कराया, मंदिर बनवाए। आज मां कौशल्या की बात अशोक बजाज जी कर रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूं क्योंकि आज पिछले 5 वर्षों में ही ये बात उभर करके सामने आई कि छत्तीसगढ़ जो है वो भगवान राम का ननिहाल है, मां कौशल्या की नगरी से इसको जाना जाता है। तो आज जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस राम वन गमन पथ योजना को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी? क्या उस राम वन गमन पथ योजना में जो हमने काम आगे बढ़ाए थे, जो आधे हो चुके हैं, जो आधे पूर्ण होने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा करेगी? क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति जिसको आज पूरे देश दुनिया में जाना जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी? क्या छत्तीसगढ़ी त्योहार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली पर छुट्टी घोषित की थी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको यथावत रखेगी? ये सारे प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बताइए कि क्या आपका स्टैंड है इन सब चीजों के ऊपर। अशोक जी क्या जवाब है रवि जी के सवालों का आपके पास? नहीं प्रियवर रवि जी, आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, अभी प्रतीक्षा कीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि 5 साल में आपने क्या कमियां की थी और हमारी सरकार कैसे उसकी भरपाई कर रही है, और कैसे लोगों के दिल को जीतने वाले कार्यक्रम, जीतने वाली नीतियां और लोगों को सुविधा देने वाली योजनाएं भारतीय जनता पार्टी कैसे बनाएगी, एक जन कल्याण के मद्देनजर रखते हुए, सर्वोपरि मानते हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसको मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली है। बहुत अच्छी सरकार बनने वाली है, सुराज आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। आप देखिएगा, एक बहुत सुयोग्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ छत्तीसगढ़ की बागडोर सौंपी है। वह हमारे विधायक दल ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मिलकर जिस ढंग से एक बहुत सरल, सहज, मृदुभाषी और विद्वान व्यक्ति को यहाँ की बागडोर सौंपी है, उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन पहले जैसी ब्रांडिंग नहीं होने वाली है। आप एक करते थे 100 बताते थे,
हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। जो काम हो रहा है, काम खुद बोलता है, काम बोलेगा अब आने वाले समय में। आपके समय में काम हुए नहीं, केवल ब्रांडिंग होती रही, ये छुट्टी वो छुट्टी करते रहे, लेकिन वो जो है ना, उसी से कोई जनता का पेट थोड़ी भर जाएगा भाई। त्योहार आपने कोई इजाद नहीं किया, त्योहार सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा मनाया जा रहा है। हरेली त्योहार, गोवर्धन पूजा और दिवाली त्योहार, ये सब त्योहार, गेड़ी चढ़ना, ये सब पहले से होते आ रहा है। कोई अभी 5 साल में इसका इजाद हुआ है, गेड़ी का आविष्कार अभी 5 साल में हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने इस ढंग से प्रचारित किया कि हम आविष्कार कर रहे हैं इसका, ऐसा नहीं है। माता कौशल्या का जहां तक सवाल है, 15 साल पहले आपकी, 20 साल पहले आपकी सरकार थी, और उसके पहले कई कालखंड तक सरकार रही, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। लेकिन कभी भी आपने कौशल्या माता के मंदिर के बारे में, कौशल्या माँ के मायके के बारे में, कौशल्या नगरी के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, कभी खोज नहीं किया। वो तो हमने 15 साल की सरकार में ये खोज के निकाला। अपनी सरकार के समय एक स्वतंत्र एजेंसी ने इसको खोज कर बताया, ये राम वनगमन पथ है। यहाँ कितने साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने वनवास काल में समय व्यतीत अशोक जी, किया। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि जी क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनके समय में अगर इन्होंने खोज के दिखाया था तो ये बातें किसी को पता क्यों नहीं थी? किसी को पता क्यों नहीं था? एक समय था जब छत्तीसगढ़ को नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, आज मां कौशल्या की नगरी के नाम से जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सही चीज को सही पटल में लाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं, 15 वर्ष आपकी सरकार रही, इसको हम स्वीकार करे हैं, लेकिन आपने भगवान राम के इस वन गमन पथ पर क्या काम किया? आपने तुरतुरिया के लिए क्या काम किया? आपने रामा राम के लिए क्या काम किया? आपने माँ कौशल्या, हम यही तो बोल रहे हैं, क्या आप इसको आगे बढ़ाएंगे? हमें तो जी यही रवि जी, पूछ रहा हूं। अशोक जी शायद आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। बोलिए अशोक रवि जी। जी। नहीं, मैं बोल लिया, आप बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि 20 साल पहले जो आदमी चंदखुरी गए हैं, उनको मालूम है कि 20 साल पहले जब तालाब के बीचों बीच मंदिर होता था, तो लकड़ी के बांस की चैली बनाकर लोग वहां जाते थे, है ना। अब हमारी सरकार आई, वहां पर एक बढ़िया जाने के लिए रास्ता बनाया गया, वहां पर सभा भवन बनाया गया, वहां के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। कि हमने ब्रांडिंग नहीं किया, हमने ब्रांडिंग नहीं किया। अलग अलग संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो अपने आप को प्रचार करते हैं। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं कि वहां पर तीजा उत्सव भी हुआ, वहां पर रामायण उत्सव भी हुआ, वहां पर अनेक कार्यक्रम हुए, और कौशल्या माँ के मंदिर का कहना चाहूंगा, मुझे बोलने दिया जाए। नवीनीकरण हमारे कार्यकाल में हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जो बात कह रहे हैं, अगर वो पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सही है, तो क्या भगवान राम का जब मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा था, तो वहां के पुजारियों को, वहां के लोगों को, क्या मां कौशल्या की नगरी के कुछ लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि उनको जिस तरह से इग्नोर किया गया वो सही था? क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोगों ने, आपकी सरकार ने राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से लाना चाहिए था, नहीं लाए। आज अगर ये बात उठ रही है तो इसीलिए उठ रही है क्योंकि भूपेश बघेल जी ने वो काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी से जनता लेकिन उम्मीद रवि कर जी, रही थी। राष्ट्रीय राम लेकिन महोत्सव 15 वर्षों कांग्रेस के बाद कार्यकाल के समय में भी हुआ था, फिर भी आपकी सरकार इस बार नहीं बन पाई, ऐसा क्यों? देखिए, एक बात नहीं होती है, बहुत सारे कारण होते हैं हार के, और एक कारण नहीं है। हर सीट के अपने अलग कारण रहे हैं, हर क्षेत्र के अपने अलग कारण रहे हैं। वो सारी चीजों की अभी समीक्षाएं हो रही है। हम हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 15 सीटों पर आ गए। आज भी हमारे पास 35 सीटें हैं, सम्मानजनक विपक्ष है, और वो इसीलिए है क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जो काम किए हैं, जनता ने मोहर लगाई है। और करीब करीब 10 से 15 सीटें ऐसी है जहां 1000, 1200, 1500 के मार्जिन पर हार जीत का विश्वास वो तय हुआ अंतर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है
कि जनता हमको पूरी तरीके से इग्नोर की है। हाँ, थोड़े से वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, इनकी सरकार बनी है, हमारी नीतियों पर मोहर लगी है, हमारी वर्किंग आज पूरे देश में चर्चा होनी शुरू हो गई थी छत्तीसगढ़ मॉडल की। आज चारों तरफ बात हो रही थी। आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं 2018 के हमारे घोषणा पत्र को ही इन्होंने कॉपी पेस्ट करके थोड़े से फिगर्स बढ़ाए हैं। इन्होंने कभी खेतीहर मजदूरों की बात नहीं की, इन्होंने कभी तेंदुपत्ते की पहले बात नहीं की, लेकिन आज ये भी मजबूर हुए कि 3100 रुपए देंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे। जो पहले 20 क्विंटल एक्सेप्ट नहीं करते थे वो 21 क्विंटल की बात करनी शुरू कर दिए। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो 2018 का था वो एक मॉडल बना जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। हाँ, इनकी जीत हुई है, इसलिए आज ये बात जरूर कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।